हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन होता है किस तरह हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन का मतलब होता है क्या है। तो डाइजेशन का मतलब होता है इनटेक, फूड को इनटेक करना, उसको क्रश करना, क्रश करने के बाद उसे डाइजेस्ट करना, और जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसमें से कुछ जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं किए जाते या फिर जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, उस मटेरियल को एक्सक्रीट करने को बोलते हैं डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 6 से 9 मीटर लंबी होती है। डाइजेशन होता किस तरह है? डाइजेशन में क्या होता है, जो स्टार्ट होता है माउथ से और उसका एंड होता है एनस पे। फूड जब हम फूड इनटेक करते हैं तो माउथ से होते हैं वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। यहाँ पे जाके क्या कहते हैं, फूड को एक्सट्रेट कर देते हैं और बीच में उसका एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो फूड को हम माउथ से लेते हैं, उसके बाद ओरल कैविटी में जाता है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक से होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हमारे एनस के थ्रू क्या एक्सक्रीट हो जाता है। अब देखते हैं, फूड हमने माउथ में इंटेक किया, लिप्स ओपन हुए और माउथ में क्या उससे हमने इंटेक किया, उसके थ्रू फूड कहाँ गया? वेस्टिब्यूल पार्ट में। वेस्टिब्यूल वो एरिया प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे चिक्स, गम्स, टीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे वेस्टिब्यूल पार्ट। फूड वहाँ से ओरल यानी कि बकल कैविटी में गया। जो बकल कैविटी होती है वो पैलेट, थ्रोट और जाज के थ्रू सराउंडेड रहती है। जो फूड का बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? फूड का डाइजेशन वो हो जाता है बकल कैविटी में। इसमें क्या होता है, बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जो फूड हम लेते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है और वो स्टार्च सैलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्सट्रिन में। यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना शुरू कहाँ हो जाता है? ओरल कैविटी में। जब फूड का ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन होने के यहाँ पे इसका फूड में से सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, सिर्फ उसका ही ब्रेक डाउन होता है, बाकी के ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब बात की जाए ओरल कैविटी की, तो जो ओरल कैविटी है उसमें दो तरह की पैलेट प्रेजेंट है, एक तो हार्ड पैलेट और जो एक दूसरी है सॉफ्ट पैलेट। तो जो हार्ड पैलेट है वो उसका काम क्या होता है? वो फूड को मैस्टिकेशन का काम करती है बकल कैविटी में, और जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो उसको स्वेलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद जो फूड है हमारे टंग वाले पोर्शन में चला जाते हैं, सॉफ्ट पैलेट। ओके, उसके बाद टंग में चला जाता है क्योंकि ओरल कैविटी में टंग प्रेजेंट होती है। अब जो टंग है, टंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे बेसिकली, सेकस टर्मिनलिस, फोरमेन, सिकम और पैपली। जो टंग है वो अटैच कहीं से होती है? फ्रीन्यूलम लिंगवी। फ्रीन्यूलम लिंगविल से जो टंग है वो अटैच रहती है। उसके बाद जो सकस टर्मिनल्स है, ये क्या है? अक्रॉस द टंग बिटवीन इट्स फेरिंगल एंड ओरल पार्ट। यानी कि ये जो सकस टर्मिनल्स पॉइंट है, ये इस टंग का ये वाला पार्ट होता है, यानी कि टंग का जो ये वाला पार्ट है वो है सकस टर्मिनस। फोरमेन इसका ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये पैपलिस प्रेजेंट होती है टंग में, फिलीफॉर्म, फोनिफॉर्म, फंगीफॉर्म, वैलेट एंड फोलिड। ये 4 तरह की पैपलिस प्रेजेंट होती है टंग में। इनके फंक्शंस होते क्या क्या है? जो फोरमेन सिकम जो पार्ट है टंग का वो क्या करता है? अ पॉइंट फ्रॉम वेयर थायरॉयड ग्लैंड होती है, यानी कि थायरॉयड ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो इसी पॉइंट से होता है, फोरमेन सिकम से। और पैपिली टंग का अपर सरफेस होता है जो कि टेस्ट बर्ड को कंटेन करते हैं। 3 तरह की टेस्ट बर्ड अभी हमने नाम पढ़े, वैलेट, फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म। ये 3 तरह की टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है पैपिली में। उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल में चल जाता है और फिर आता है फूड टीथ के थ्रू क्रश। टीथ काम क्या करते हैं? कटिंग, टीयरिंग, ग्रीनिंग, क्रशिंग, ये सारा काम क्या करते हैं? टीथ का। और अगर टीथ के बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में टीथ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फूड जब टीथ के थ्रू चला गया तो फिर फूड क्रश हो गया, फूड ओरल कैविटी से हमारा कहाँ चलेगा? फूड
ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी होगी और इससे फूड कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स बेसिकली 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स का पार्ट जो नेसल कैविटी से प्रेजेंट है, दूसरा ओरल से और तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। जो लैरिंगोफेरिंग्स है उसमें उसके फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट रहता है लैरिंग्स और उसके बिहाइंड प्रेजेंट रहता है इसोफेगस। जो लैरिंग्स होता है फ्रंट में प्रेजेंट होता है, तो लैरिंग्स की ओपनिंग को नाम दे दिया ग्लोटिस। और जो ग्लोटिस है वो एक तरह का कार्टिलेजस फ्लैप रखता है अपने पास, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस काम क्या करता है, ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि जब फूड को स्वेल करते हैं तो उस टाइम वो हमारे लैरिंग्स यानी कि वोकल कॉर्ड वाले पोर्शन में न चले जाए, इसलिए उसे रोकने का काम करता है एपिग्लोटिस। फिर जो लैरिंगोफेरिंग्स है उसके बिहाइंड जो पार्ट होता है इसोफेगस, तो फूड इसोफेगस के थ्रू होते होते यानी कि लैरिंग्स से कहीं में चल जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस जो पाइप है हमारा, इसे फूड पाइप भी बोल देते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक में। अब स्टमक में जाने के बाद जो फूड है, स्टमक में फूड चला गया। अब स्टमक को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरी, इसके 4 पार्ट्स आ जाते हैं। कार्डिक, ये क्या है, कार्डिक है, एक कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू घिरा हुआ रहता है, गार्डेड रहता है। इसका काम क्या करता है, इसका काम होता है कि जो फूड का बैक फ्लो है, यानी कि इसोफेगस से जो फूड हमारे स्टमक में है उसका बैक फ्लो ना हो, उसे रोकने का काम करता है कार्डिक स्फिंक्टर। फंडस पार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें गैस और एयर प्रेजेंट होती है, बॉडी मिडिल रीजन होता है। और जो पाइलोरिक रीजन है, ये जो पाइलोरिक रीजन है ये सीधा लीड करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पाइलोरिक एपरेचर के थ्रू। ठीक है, पाइलोरिक एपरेचर से के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है, जो कि फूड के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कि जो फूड है वो इंटेस्टाइन में चला जाए। अब तक हमने देखा कि जो फूड का सिंपल से डाइजेशन है वो सिर्फ बकल कैविटी में होता है। अब देखते हैं कि जो फूड का डाइजेशन है वो कहीं में होता है। हमने देखा कि बकल कैविटी में फूड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फैट और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। वो भी कैसे होता है, यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक लिपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। HCl, यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता है, ऑक्जेंटिक और पेरिटल सेल जो कि स्टमक में प्रेजेंट रहती है। पेप्सिन और रेनिन, इन 2 तरह के एंजाइम का सिक्रेशन होता है पेप्टिक और जाइमोजन सेल के थ्रू। जो पेप्सिन है वो पेप्सिन हार्मोन के में कन्वर्ट हो जाता है प्रोरेनिन HCl के प्रेजेंट में रेनिन में। जो प्रोटीन हम फूड में लेते हैं वो पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में। जो कैसीन है, कैसीन मिल्क प्रोटीन, वो रेनिन एंजाइम की हेल्प से प्रोकैसिन और वे प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद बात करें प्रोकैसिन, यानी कि जो कैसीन प्रोटीन प्रोकैसिन में कन्वर्ट हुई है, अब वो भी कैल्शियम आयंस और HCl के प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है ये पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीजेस और पेप्टोन्स इनमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक हार्मोन गैस्ट्रिन सीक्रेट प्रोटीन, यहाँ पे एक हार्मोन भी प्रेजेंट होता है स्टमक में, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि कैटल इंस्ट्रेनिंग गैस्ट्रिक फैक्टर को सीक्रेट करता है। किस फैक्टर को, कैस्टल इंट्रेंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर को सीक्रेट करता है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है उसका तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसमें होता ही नहीं, स्टमक में फैट प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे एक विटामिन के डाइजेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक फैक्टर भी प्रेजेंट है, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब हमारा डाइजेशन कहाँ तक हो गया, स्टमक तक हो गया। स्टमक के बाद फूड का इमेज चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे कहते हैं कि स्मॉल है, बट वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है साइज़ में, जो 6 मीटर लंबी होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का देखा जाए तो सबसे लंबा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं,
ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूोडेनम है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जेजुनम 2.4 और 3.6 मीटर लंबी होती है इलियम। अब यहाँ पे एक तो बाइल डक्ट होता क्या है, डायग्राम से समझेगी। ये प्रेजेंट हो गया गॉल ब्लैडर, ये होगी बाइल डक्ट और ये होगी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट यानी कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक जगह आके मिलके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना लेती है। क्या बनाती है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यानी कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाती है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना लेती है। ये रही डायग्राम से, ये लीवर से होती है, एक बाइल डक्ट आ रही है और इधर ये पैनक्रियास से होती है पैनक्रियाटिक। ये दोनों जब एक जगह मिल जाती है तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें जो बाइल जूस, बाइल ड्यूोडेनम में जो बाइल जूस आता है यानी कि डक्ट के थ्रू आ गया बाइल जूस, तो बाइल जूस का बेसिकली अगर सिक्रेशन देख ली जाए, सिक्रेशन का स्टिमुलेशन होता है, एक केमिकल एजेंट है कोल्कागुज, इसके थ्रू तो होता है इसका सिक्रेशन का स्टिमुलेशन इस केमिकल के थ्रू। अगर इसका प्रोडक्शन देखा जाए बाइल जूस का तो वो हेपेटिक सेल के थ्रू होता है और वो गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है, यानी कि स्टोर्ड। अगर बाइल जूस का स्टोरेज पूछा जाए कि कहाँ होगा तो गॉल ब्लैडर में, उसका प्रोडक्शन हेपेटिक सेल में, और उसका जो सिक्रेशन का स्टिमुलेशन होगा वो कोल्कागुज एक केमिकल एजेंट है, उसके थ्रू इसका सिक्रेशन का स्टिमुलेशन होगा। अब होता क्या है स्टमक में, जो बाइल साल्ट जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट या फिर सोडियम टॉर्कोलेट और कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, फैट को इमल्सिफाई करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। जो सबसे ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस पार्ट में होता है? ड्यूोडेनम में। हमने क्या करा, अभी फैट का डाइजेशन स्टमक में देखा, स्टमक के बाद कहीं में आ गया ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। अब यहाँ पे जो फैट के जो बाइल साल्ट है ये फैट को यानी कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट और कोलेस्ट्रॉल, इनको इमल्सिफाई कर, यहाँ पे इमल्सिफाई फैट आता है और ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स पे। उसके बाद बाइल पिगमेंट्स होते हैं दो तरीके, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये क्या आते हैं? ये यानी कि जब हमारा HB हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन होता है उसके थ्रू बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन इन दोनों की फॉर्मेशन होती है और ये एज अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, इनके बाहर निकल जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूोडेनम, वहाँ पे जूस प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अभी देखा पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आया था। वो क्या करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन यानी कि जो पैनक्रियाटिक और एमाइलेज ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोस, आइसोमाल्टो, लिमिट डेक्सट्रीन इनमें कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे छोड़ दीजिए। फिर काइमोट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिन हार्मोन एंजाइम की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के साथ मिल यानी कि प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो प्रोटीसिस है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से हाइड्रोलाइज करता है और एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डीएनए को भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है और आरएनए को राइबोन्यूक्लियस यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो फूड है हमारा, यानी कि ये तो हो गया हमारे ड्यूोडेनम में फूड का एब्जॉर्प्शन। अब ड्यूोडेनम से कहाँ जाता है फूड, फिर जाता है जेजुनम में। जेजुनम में जाने कितनी होते हैं, जेजुनम बेसिकली मिडिल पार्ट होता है, 2.4 मीटर लॉन्ग होती है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता फूड का। उसके बाद फूड चल जाता है इलियम पार्ट में। इलियम 3.6 मीटर लॉन्ग होती है और यहाँ पे एक द ब्रेनर ग्लैंड यानी कि एक तो ब्रेनर ग्लैंड और दूसरी द क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकेन ये प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ब्रेनर ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकेन ये इंटेस्टियल जूस और सकस एंट्रिकस का सिक्रेशन करती है, यानी कि इनको सिक्रेट करने का काम इन दोनों ग्लैंड्स का होता है। जो बेसिकली पूछा जाता है कि जो क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकेन है वो किस चीज़ का सिक्रेशन करती है, तो वो करती है इंटेस्टियल जूस का। ओके,
अब ये काम, ये जो जूस है हमारे इंटेस्टाइनल जूस, ये काम किस तरह करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रिप्सिनोजन है एंटेरोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्टोन्स को रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एमिनो एसिड्स है आर्जिनेज की हेल्प से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जो माल्टोस यानी कि जो फूड इंटेस्टाइन में कि उस पार्ट ड्यूडेनम पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं किया गया, वो कहाँ और ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जिसका वो इलियम पार्ट में आके ब्रेक डाउन होते हैं। माल्टोस को माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज में, सुक्रोज को सुक्रेज की हेल्प से मोनोसैकेराइड्स में कर लेते हैं। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और जो फैट है उसको लिपेज एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद सकस एंटिकस, यानी कि सकस एंटिकस जो कि हमारी क्या बोलते हैं, उसका ब्रेनर ग्लैंड है, उस सिक्रेट करती है। ये काम क्या करता है, ये करता है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि चाहे वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो या फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो, इसको न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो न्यूक्लियोसाइड्स होती है, अभी तो टाइड्स को तो साइड्स में कर, अब जो न्यूक्लियोसाइड्स है राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की हेल्प से नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में, यानी कि कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देती है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब जो ब्रेनल ग्लैंड है वो क्या है, म्यूकस को सीक्रेट करती है। किसे, म्यूकस का सीक्रेशन करने का काम भी ब्रेनल ग्लैंड करती है, जो कि इंटेस्टाइनल कैविटी में लुब्रिकेशन का काम करती है, जिससे कि फूड ईजीली वहाँ से होता है ऐसे निकल ही आए, में कोई परेशानी ना हो, अटके ना कहीं। फूड वहाँ से होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब सीकम क्या करते हैं, जो फूड अनडाइजेस्टेड अब भी रह चुका है, यानी कि जिस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं है, वो फूड सीकम तक पहुँच गया। जो फूड रिच होते हैं सेलुलोज में, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू और कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, शुगर में। फिर फूड आ गया कोलन रीजन में। कोलन में को भी 4 रीजन में डिवाइड कर दिए हुए हैं, एसेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड या फिर पेल्विक रीजन में। इस रीजन कोलन रीजन में क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेशन होता है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वे बैक्टीरिया विटामिन बी और के को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तीसरा काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में भी फूड का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि फूड का सारा एब्जॉर्प्शन यहाँ हो चुका होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा होता है वो रेक्टम के थ्रू कहाँ चला जाता है, एनएस के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो गाइस, इसमें हमने देखा कि किस तरह फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी कि विटामिन, इन सब का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता किस तरह, इनको किस तरह डाइजेस्ट करते हैं। तो हमने इस अपनी पूरी वीडियो में देख लिया कि ह्यूमन बॉडी में का डाइजेस्ट सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह डाइजेशन होता है। शुरुआत की थी हमने कि जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है माउथ से और एंडिंग होती है उसके एनस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कॉम्प्लिकेशन होता है, किस तरह फूड का डाइजेशन होता है, ये सब हमने देखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।